नमस्कार दोस्तों, दीपक एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें प्रथम अध्याय है जीवों में जनन, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं जीवन काल, जनन, जनन के उद्देश्य, जनन की विधियाँ, अलैंगिक जनन। ठीक है, इसके अंतर्गत हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जितने भी बिंदु हैं उसको क्या होता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे जीवन काल के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लाइफ स्पैन बोला जाता है। ठीक है, जीव का उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या काल को उस जीव का जीवन काल कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी जीव का जन्म लेने से लेकर उनकी मृत्यु तक के बीच के जो समय अवधि होता है उसी को क्या बोला जाता है, जीवन काल कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। ठीक है, इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, जैसे कि हाथी, घोड़ा, शेर, भालू, पेड़ पौधे, चिड़िया, बहुत सारे जीव जंतु हैं और सभी का जीवन काल क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ देखेंगे, मनुष्य एक जीव है जिसका जीवन काल कितना है, लगभग 70 से 75 वर्ष माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ जीवों का जीवन काल हम यहाँ पर निम्न तालिका के थ्रू समझेंगे, जानेंगे उसके बारे में। देख सकते हैं यहाँ ये हैं, जैसे कि हाथी हैं। हाथी का जीवन काल क्या होता है, 65 से 70 साल। गुलाब का है 5 से 7 साल। कुत्ता का है 20 से 25 साल। तितली का 1 से 2 हफ्ते। कौवा का 15 साल। केला का 25 साल। गाय का 20 से 25 साल। तोता का 140 साल। मगरमच्छ का 60 साल। घोड़ा का 50 से 60 साल। फल मक्खी का 30 दिन। धान का 3 से 4 महीना। कछुआ का 100 से 150 साल। बरगद का 200 साल। इस प्रकार यहाँ देख सकते हो जितने भी जीव जंतु हैं सबका जीवन काल क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं जनन। जनन क्या होता है, देखिए, जनन जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जनन का अर्थ है अपने समान संतान उत्पन्न करना। कोई भी क्या होता है, जीव क्या करता है, अपने समान नए जीव को जन्म देता है, उसको क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। क्या नहीं है, अमर नहीं है। मतलब इस पृथ्वी पर कोई भी जीव जन्म लेता है तो उनका मृत्यु होना तय है, क्योंकि अगर मृत्यु नहीं होगा तो जनसंख्या आबादी बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है, उनका मृत्यु होना तय है। ठीक है, अतः जीवों की जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। तो इस पृथ्वी पर किसी भी जीव की जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर जनन नहीं होगा और प्रत्येक जीव के क्या होता है, उनके एक समय आने पर मृत्यु हो जाएगा, तो क्या इस पृथ्वी पर कोई भी एक जीव बचेगा, क्या नहीं बचेगा। इसलिए क्या करते हैं, जीव जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में क्या वो वृद्धि करता है, वृद्धि करने के बाद विकास करने लगता है, धीरे धीरे क्या है वयस्क अवस्था में पहुँचता है और वृद्धावस्था होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सभी जीव अगर ऐसी वृद्धावस्था में मृत्यु हो जाए तो क्या पृथ्वी पर एक भी जीव बचेंगे, क्या नहीं बचेंगे। तो क्या होता है, शिशु जन्म लेता है, वृद्धि करता है और वयस्क अवस्था में अपने ही समान
एक नए शिशु को जन्म दे लेता है और वृद्धावस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार इस पृथ्वी पर क्या होता है, जीवों की निरंतरता हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव का जन्म लेता है, वृद्धि करता है और फिर वृद्धावस्था के बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अतः वह जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए वयस्क अवस्था में जनन करता है। मैंने बताया अभी क्या करता है, वयस्क अवस्था में अपने ही समान नए जीव को जन्म देता है। ठीक है, और अपने समान नए संतान उत्पन्न करते हैं और पृथ्वी पर इसके निरंतरता को बनाए रखते हैं, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं हम यहाँ जनन के उद्देश्य। जनन का उद्देश्य क्या है, देखिए, पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन जीवों का एक प्रमुख जैविक क्रिया है जिनके उद्देश्य यहाँ निम्न दिया हुआ है, देख सकते हैं। जाति वृद्धि करना, पॉपुलेशन ग्रोथ। जीवों में जनन द्वारा नए संतान की उत्पत्ति, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। मतलब क्या हो, जीवों में जनन द्वारा क्या होता है, नए संतान की लगातार उत्पत्ति होती रहती है और उनके जाति की संख्या को बढ़ाती रहती है, वृद्धि करते रहते हैं। अगर एक जीव से 2 जीव बनते हैं, 2 से 4, 4 से 6, इस प्रकार सभी जीव जनन के द्वारा अपनी जाति की क्या करते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, तो जनन का उद्देश्य क्या है, जाति में वृद्धि करना है। ठीक है, अगला देखेंगे समष्टि का संगठन, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। समष्टि में विभिन्न आयु वर्ग के और अवस्थाओं के जीव बने रहते हैं। मतलब समष्टि के संगठन क्या कहता है कि कोई भी जीव वयस्क अवस्था में एक नए जीव को जन्म देता है और वयस्क अवस्था से क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वृद्धावस्था में पहुंचते हैं। इस प्रकार किसी समष्टि में देखेंगे तो निम्न वर्ग के, वयस्क अवस्था के, वृद्धावस्था के बहुत सारे अलग अलग आयु के जीव जंतु एक साथ जीवन यापन करते हैं और उसी को क्या बोला जाता है, समष्टि का संगठन कहते हैं। मतलब अलग अलग आयु वर्ग के जीव जंतु एक साथ अपना जीवन यापन करना क्या कहलाता है, समष्टि का संगठन कहलाता है। और उसमें क्या होता है, विभिन्न आयु वर्ग के अवस्थाओं के जीव उसमें बने रहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे जाति की निरंतरता। जाति की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। जनन के एक और उद्देश्य है, जनन के द्वारा जीवों की जातियों की निरंतरता बनी रहती है। जाहिर सी बात है, अगर जनन नहीं होगा तो कोई भी जीव का जाति इस पृथ्वी पर उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है, पृथ्वी पर कोई भी जीव जन्म लेते हैं और अपने जाति में लगातार वृद्धि करने लगते हैं, लगातार निरंतर वृद्धि करने लगते हैं और उनकी मृत्यु भी होता रहता है। फिर भी उसके कुछ जीव क्या जन्म देकर क्या करते हैं, नए जीव को जन्म देकर उसके जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो जाति की निरंतरता क्या होता है, ये किसके थ्रू होता है, जनन के द्वारा होता है। ठीक, अगला है विभिन्नताएं, वेरिएशन। लैंगिक जनन के उपरांत भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। मतलब लैंगिक जनन के उपरांत क्या होता है, भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। लैंगिक जनन कहने से क्या होता है, जैसे कि मेल फीमेल क्या है, मेल फीमेल जब दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, एक नए जीव को जन्म देते हैं। उसमें एक देखे होंगे अभी तक कोई भी पेरेंट्स का जो बच्चे होते हैं सेम टू सेम अपने माता पिता के समान ना होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं उसके बॉडी में, उसके शेप में या सब चीज़ में, तो दोनों के मिला जुला होता है। इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ, जैसे कि हम यहाँ रेड कलर को ले लेते हैं, रेड कलर और वाइट कलर को अगर मिलाते हैं, ठीक है, वाइट कलर को मिलाएंगे तो क्या कलर बन जाता है,
पिंक कलर का निर्माण हो जाता है, ठीक है, पिंक कलर का निर्माण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार लैंगिक जनन में भी क्या होता है, जब मेल फीमेल मिलते हैं तो दोनों की आनुवंशिक गुण मिलते हैं तो एक नए प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण उसमें भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अर्थात लैंगिक जनन में संतान अपने जनक के थोड़ा भिन्न होता है, हूबहू सेम टू सेम अपने जनक के समान नहीं होते हैं, अपने पेरेंट के समान नहीं होते हैं, थोड़ा सा उसमें क्या होता है, भिन्न होते हैं। अतः जनन द्वारा जीवों की विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। मतलब जनन के द्वारा क्या होता है, जीवों में विभिन्नताएं आती है, ठीक है। साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति नए अनुकूलन का विकास होता है। जाहिर सी बात है, कोई भी जीव, नया जीव जन्म लेते हैं, नया वातावरण में आते हैं तो उस वातावरण में क्या करते हैं, एडाप्टेशन करने लगते हैं, अनुकूलन करने लगते हैं। तो नए प्रकार के जीव क्या होता है, जन्म होगा तो उस पर्यावरण में उसको भी क्या होता है, विकास करने के लिए एक एडाप्टेशन की ज़रूरत होती है और उस एडाप्टेशन के विकास होने लगता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं जनन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन में भाग ले रहे जनकों की संख्या के आधार पर जनन के 2 भाग होते हैं। कितने? 2 भाग होते हैं, जैसे कि अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है। जनक मतलब कोई भी पेरेंट्स, चाहे मादा हो या वो नर हो, कोई भी एक जनक सिर्फ अलैंगिक जनन में भाग लेता है, ठीक है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें 2 विपरीत लिंग जनक जैसे कि नर और मादा दोनों के आपस में मिलने से एक नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एक या एकल जीव जनन, सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन उसको कहा जाता है, ठीक है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, मैंने अभी बताया। अतः संतान में केवल एक ही जनक का आनुवंशिक पदार्थ स्थानांतरण होता है। मतलब इसका कहना यही है कि इसमें सिर्फ एक जनक होगा, या तो नर या क्या मादा, कोई भी जीव सिर्फ एक ही जीव इसमें भाग लेता है। तो वो क्या करते हैं, अपने हूबहू अपने ही समान नए जीव को जन्म देते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है, जिस प्रकार हम किसी भी चीज़ को फोटोकॉपी कराते हैं तो हूबहू प्रिंट होकर वो सेम टू सेम वैसे ही फोटोकॉपी प्रिंट कर होकर आता है, ठीक उसी प्रकार अलैंगिक जनन में भी जैसा वो पेरेंट्स रहेगा, जैसा जनक रहेगा, हूबहू उसी के समान एक नए जीव को जन्म देते हैं। कैसा होता है, ये अपनी ही बॉडी को अलग करके क्या होता है, एक नए शिशु को जन्म देते हैं, हूबहू अपने ही समान नए शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है। इस कारण संतान अपने जनक के बिल्कुल समान होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ अपने ही समान नए जीव को जन्म देता है। उसके आनुवंशिक पदार्थ और लक्षण अपने जनक के समान होता है। जैसा उस जीव का कलर रहेगा, जैसा उसका हाइट रहेगा, जैसे उनकी गुणवत्ता रहेंगे, सेम टू सेम हूबहू फोटोकॉपी के समान उसी समान एक नए शिशु को जन्म देंगे, ठीक है। इसीलिए अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियों को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले संततियों को क्लोन कहते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन देख सकते हैं, अलैंगिक जनन अपेक्षाकृत तीव्र दर से होता है। अलैंगिक जनन के द्वारा कोई भी जीव जन्म लेता है तो तीव्र दर से होता है, मतलब बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा जीवों की संख्या की बढ़ोतरी या वृद्धि हो सकता है इसमें अलैंगिक जीव द्वारा, ठीक है। ये तो हो गया जीवों में अलैंगिक जनन।
लेकिन पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक परिवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जैसे कि मुनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत के जीवों में तथा सरल बहुकोषीय पौधे जंतुओं में पाया जाता है। मतलब अलैंगिक जनन कौन से जीवों में पाया जाता है? मुनेरा जगत के अंतर्गत आए जाने वाले जीव जंतु में, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों में, और एक प्रकार की ये क्या होता है? सरल बहुकोशिकीय पौधे व जंतुओं में पाया जाता है अलैंगिक जनन। ठीक है। ये जीव दो भागों में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देते हैं। कैसे? क्या करते हैं? कोई भी जीव क्या करते हैं? अपनी ही बॉडी से क्या होता है, दो हिस्से में बढ़ जाता है और बंटने के बाद में एक नए शिशु को जन्म दे, वो जितने भागों में बटेगा उतने ही नए शिशु को जन्म देते हैं। इसलिए कहा गया इसमें अलैंगिक जनन में तीव्र दर क्षमता होती है। ठीक है। अतः इन जीवों में कोशिका विभाजन एक प्रकार के जनन की क्या है? क्रियाविधि है। कोशिका विभाजन एक प्रकार की जनन की क्रियाविधि है। अब पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन के लाभ। अलैंगिक जनन के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंतर्गत देखो, पहला, अलैंगिक जनन तीव्र दर से होता है, अतः कम समय में अधिक संततियां उत्पन्न होती हैं। मतलब अलैंगिक जनन में क्या होता है? बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में शिशु को जन्म देते हैं और उनकी संख्या में लगातार वृद्धि होता है। इसलिए कहा गया है कि अलैंगिक जनन तीव्र दर से होता रहता है। कम समय में ही अधिक संततियां प्राप्त इससे हम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, इसमें केवल एक जनक की भागीदारी होती है, अतः जनन की संभावना निश्चित होती है। मतलब इसमें अपनी एक ही जनक क्या करता है? अपने बॉडी से दो भागों में बंटकर एक नए शिशु को जन्म देता है और एक शिशु को जन्म होना निश्चित होता है। इसमें किसी प्रकार की मेल और फीमेल दोनों की आपस में मिलने की आवश्यकता नहीं होती है। अब मिलने की आवश्यकता नहीं, इसीलिए क्या होता है? इसमें जनन की संभावना निश्चित होती है। ठीक है। अगला है, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने हेतु अलैंगिक जनन। मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने हेतु क्या होता है? अलैंगिक जनन पौधों और जंतुओं में क्षमता उत्पन्न करता है। अलैंगिक जनन के अंतर्गत जितने भी या तो पेड़ पौधे हो या जंतु हो, उसमें क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने हेतु उसमें क्षमता पाई जाती है। ठीक है। अगला है, अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण, निषेचन, भ्रूणीय विकास जैसी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। मतलब अलैंगिक जनन में क्या होता है? किसी प्रकार की युग्मक का निर्माण नहीं होता है, न ही निषेचन होता है, न ही भ्रूणीय विकास होता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ अपनी ही बॉडी पार्ट्स को, जिसमें कोशिका पाया जाता है, कोशिका दो भागों में बंटता है, बंटकर अपने शरीर को दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और एक नए शिशु को जन्म दे देते हैं। ठीक है। इस प्रकार इन प्रक्रिया में लगने वाले समय व ऊर्जा की बचत होती है। मतलब अलैंगिक जनन में किसी प्रकार की युग्मक का निर्माण नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, भ्रूणीय विकास नहीं होगा, जिसके कारण क्या होता है? उसमें लगने वाले जो समय है और ऊर्जा की क्या होने लगता है? बचत होने लगती है। ठीक है। कम समय में अधिक जीव की उत्पत्ति अलैंगिक जनन द्वारा होता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे अलैंगिक जनन से हानियाँ। देख सकते हैं अलैंगिक जनन की हानियाँ। डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। क्या उत्पन्न नहीं होती है? विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि इसमें केवल एक ही जनक भाग ले रहा है, जिसकी उसकी संतान में केवल उसी जनक का आनुवंशिक पदार्थ पहुंचता है
अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक संगठन एक जैसा बना रहता है। कहने का तात्पर्य उसका यह है कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेगा। मान के चलो मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, रेड कलर का कोई जीव है जिनके शिशु बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, तो कैसा बच्चा पैदा होगा उसके? हूबहू अपने समान रेड कलर का एक छोटा बच्चा होगा और सेम उनमें जो अनुवांशिक गुण है, जैसे उनकी गुणवत्ता है, जैसे उनके कलर है, सेम टू सेम उसी के अनुसार बच्चे पैदा होगा। तो इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, ठीक है। इनमें अनुवांशिक गुण पहुंचता जरूर है, तो किसका पहुंचता है? उसके सिर्फ पेरेंट्स के ही पहुंचता है, अन्य मिलावट किसी प्रकार का नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होता है। अब देखते हैं क्योंकि इन जीवों में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होता, अतः इनमें नए जातियों का विकास नहीं होता है। जाहिर सी बात है, अलैंगिक जनन में जीव उत्पन्न होता है, हूबहू अपने पेरेंट के समान होता है, किसी प्रकार के नए जीव का निर्माण नहीं होता है, तो इसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है और नए जाति का विकास इससे नहीं होने लगता है, ठीक है। अगला है, अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में पर्यावरण के प्रति अनुकूलन कम होता जाता है। कैसे कम होता है? अलैंगिक जनन से क्या होता है? हूबहू अपने पेरेंट के समान जन्म लेता जाएगा, हूबहू उसी के समान होता जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो नया शिशु होता है, जैसे कि एक जीव जन्म लिए, वृद्धि किए, वयस्क हुआ और वयस्क होने के बाद अपने ही समान नए शिशु को जन्म दे दिया, और क्या होता है, उसका पेरेंट्स क्या होता है, वृद्धावस्था के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो जो शिशु होता है फिर वृद्धि करता है, वयस्क अवस्था में फिर से नया जीवन मिलता है, तो उनकी गुणवत्ता लगातार क्या होता है, कम होता जाता है, उनकी क्षमता कम होता जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पर्यावरण में वो एडाप्टेशन ठीक से नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में पर्यावरण के प्रति अनुकूलन कम हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। किस प्रकार अलैंगिक जनन किन किन विधियों के द्वारा होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ। तो अलैंगिक जनन की प्रमुख निम्न विधियाँ हैं, यहाँ देख सकते हैं। पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है बीजाणु जनन, तीसरा है चौथा कलिका, पांचवा है खंडी भवन, छठवा है पुनरुद्भवन, ठीक है। तो हम इसके अंतर्गत सबसे पहले विखंडन विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में जनक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाता है तथा प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है। यह निम्न प्रकार से हो सकता है, जैसे कि विखंडन विधि के द्वारा क्या होता है, कोई भी जीव, मान के चलो अमीबा का एक चित्र देखो, इस प्रकार है, यह अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, ठीक। तो अमीबा क्या होता है, इसको कितने भी भागों में बांट दो, उतने ही भागों में क्या होता है, नए जीव का निर्माण करता है। विखंडन विधि के द्वारा क्या होता है, 1 या 2 भागों में बांटकर एक नए शिशु को जन्म दे देते हैं, ठीक है, क्या, अपने बॉडी को अलग करके। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं। पहला है विखंडन विधि के अंतर्गत यहाँ दिया हुआ है 2, एक है द्विविखंडन बाइनरी फिजन, दूसरा है बहुविखंडन मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम विखंडन विधि के अंतर्गत द्विविखंडन विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है द्विविखंडन जीवों में अनुकूलन परिस्थितियाँ होता है। मुख्य रूप से यह किसमें पाया जाता है, प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में होता है। किसमें, प्रोटोजोआ संघ के जितने भी जीव जंतु हैं उसमें
क्या है, विखंडन विधि के अंतर्गत द्विविखंडन विधि के द्वारा नए शिशु को जन्म देते हैं। इस प्रकार के विखंडन जीवों का शरीर सूत्री विभाजन के द्वारा दो समान गुणों वाली संततियों में क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब इसके अंतर्गत जो जीव जन्म लेता है क्या होता है, उसमें सूत्री विभाजन होने लगता है, समान रूप से उसमें विभाजन होने लगते हैं और दोनों में क्या होता है, एक जीव क्या करता है, दो भागों में बराबर भागों में बढ़ जाता है और दो नए शिशु को के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में जनक जीव की प्राकृतिक मृत्यु तो नहीं होती है, किंतु पृथक जीवों के रूप में क्या होता है, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मतलब मान के चलो अमीबा क्या होता है, दो भागों में इस प्रकार से बट रहा है। ठीक है, तो दो भागों में बट रहे, धीरे धीरे क्या होता है, इस प्रकार से अपने शरीर से अलग होकर दो भागों में इस प्रकार से दो अमीबा का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, जो उसका जो जनक होता है, मेन जो जनक होता है, उनकी प्राकृतिक मृत्यु ना होकर क्या होता है, वो एक नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार विखंडन विधि के द्वारा क्या होता है, द्विविखंडन विधि के द्वारा क्या है, अपने बॉडी को दो पार्ट्स में बांटकर नए जीव को जन्म देता है। ठीक, अब अगला देखते हैं सरल द्विविभाजन। सरल द्विविभाजन में होता है सिंपल बाइनरी फ्यूजन। इसमें विभाजन अनियमित प्रकार से होता है, इसमें दिशा निश्चित नहीं होता है। सरल द्विविभाजन विधि में क्या होता है, कोई भी जीव कि उसके निश्चित दिशा नहीं होता है। जैसे कि अमीबा हम लेकर चलते हैं, तो इसका विभाजन होने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, कहीं से भी वो कई टुकड़ों में वो बढ़ सकता है और नए जीव को जन्म दे सकता है। ठीक है, जैसे कि हम इसको देखेंगे चित्र के थ्रू, यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि ये है आपका सरल द्विविभाजन, यहाँ दिया हुआ है, देखो ये है अमीबा। इसमें क्या होता है, अमीबा में जो न्यूक्लियस पाए ब्लैक डॉट्स दिख रहा है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले अमीबा का क्या होता है, जो न्यूक्लियस भाग होता है धीरे धीरे लंबाई में क्या होता है, बढ़ने लगता है, लंबाई में होने लगता है और धीरे धीरे वही न्यूक्लियस क्या होता है, दो भागों में बंटने लगता है। अंत में एक समय ऐसा आता है कि वो जो न्यूक्लियस होता है इस प्रकार एक और दो भागों में बढ़ जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, पूरी तरह अलग हो जाता है और अपनी ही बॉडी से अलग होकर क्या होता है, दो जीव या दो अमीबा का निर्माण हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ एक अमीबा था जिसमें न्यूक्लियस धीरे धीरे उसमें विभाजित होने लगा। विभाजित होने के बाद में एक समय ऐसा आया कि दोनों, एक न्यूक्लियस कितने भागों में बढ़ गया, दो न्यूक्लियस में बढ़ गया इस प्रकार से, और इस प्रकार से बॉडी का भी धीरे धीरे दो भागों में बढ़ गया और दो अमीबा, एक अमीबा और दो अमीबा इस प्रकार से निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार सरल द्विविभाजन में इस प्रकार की प्रक्रिया होता है। ये तो हो गया आपका सरल द्विविभाजन। इसी के अंतर्गत देखेंगे तो आता है लंबवत द्विविभाजन। लंबवत द्विविभाजन में क्या होता है, इसके अंतर्गत आता है आपका, देखो लंबवत द्विविभाजन में इसमें विभाजन लंबवत अक्ष से होता है। उसमें कोई निश्चित दिशा नहीं हो रहा था सरल द्विविभाजन में, लेकिन लंबवत द्विविभाजन में लंब काट से विभाजित होने लगता है। ये किस प्रकार के जीवों में होता है, युगलिना में। युगलिना में लंबवत द्विविभाजन होता है जिसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। मान के चलो युगलिना का चित्र यहाँ दिया हुआ है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें पूंछ जैसे जो दिख रहा है इस प्रकार से, ये क्या कहलाता है, उसको इंग्लिश में फ्लैजिला बोलते हैं, फ्लैजिला, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कशाभिका बोलते हैं, कशाभिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसको मूवमेंट करने के लिए, तैरने के लिए ये काम आता है। तो इस प्रकार की युगलिना में अगर देखा जाए तो लंबवत द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यह चित्र हम देख सकते हैं, इसमें भी ये युगलिना का चित्र है, तो इसमें देख सकते हैं। तो युगलिना क्या होता है, युगलिना में भी क्या न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें
देख सकते हैं फ्लैजिला पाया जाता है इस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, इस विभाजन में कि इसमें जो लंबवत अक्ष से यूरिना में लंबवत विभाजन से पहले कशाभिका का विभाजन होता है। सबसे पहले जो ये कशाभिका दिख रहा है उनका विभाजन होने लगता है। यहाँ देख सकते हैं 1 से 2 भागों में धीरे धीरे बांट रहे हैं, ये यहाँ से धीरे धीरे 2 भागों में बांट रहे हैं। धीरे धीरे फ्लैजिला 1 से 2 भागों में इस प्रकार बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसका केंद्रक भी जो न्यूक्लियस भी होता है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और अंत में क्या होता है, फ्लैजिला का भी 2 भाग में बढ़ जाता है और उसके न्यूक्लियस जो होता है वो भी 2 भागों में बढ़ जाता है। और धीरे धीरे बॉडी से 2 भागों में इस प्रकार से बढ़कर 2 फ्लैजिला का निर्माण कर लेते हैं, 2 युगलिना का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, 2 नए युगलिना शिशु का जन्म यहाँ हो जाता है। तो इस प्रकार लंबवत द्विविभाजन के द्वारा युगलिना के जीव में इस प्रकार के लंबवत विभाजन होने लगता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ठीक, अगला देखते हैं, इसी के अंतर्गत अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन होने लगता है। जो मान के चलो इस जीव में विभाजन अनुप्रस्थ अक्ष से होता है, जैसे कि जीवाणु, पैरामीशियम, डायटम्स, इस प्रकार के जीवों में क्या होता है, जो विभाजन होता है एक नए शिशु को जन्म देते हैं, किस प्रकार से होता है, अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कि चित्र में दिया हुआ है, जैसे कि हम समझ सकते हैं इसमें पैरामीशियम के, पैरामीशियम में अनुप्रस्थ विभाजन किस प्रकार होता है। देखो इसमें ये है आपका, तो पैरामीशियम में देखेंगे तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है। देख सकते हैं क्या है, माइक्रोन्यूक्लियस होता है और ये है एक माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, माइक्रो। तो इस प्रकार से इसमें जब विभाजन होता है तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है धीरे धीरे लंबाई में बढ़ने लगता है। उसी प्रकार धीरे धीरे उसमें जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो भी लंबाई में बढ़ने लगता है। और धीरे धीरे क्या होता है, उसमें न्यू ओरल ग्रोइंग के रूप में यहाँ क्या पाया जाता है, बर्ड्स निकलते हैं, कलिका निकलने लगते हैं धीरे धीरे यहाँ से। और धीरे धीरे क्या होता है, इस प्रकार से जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है और क्या होता है, जो मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस होता है धीरे धीरे डिवाइड होने लगता है। देख सकते हैं यहाँ धीरे धीरे 2 भागों में बढ़ गया है, 1 और 2 भागों में बढ़ गया। धीरे धीरे क्या होता है, न्यू ओरल जो ग्रोइंग फार्मिंग होता है वो भी धीरे धीरे 2 भागों में बढ़कर निकल आते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि पैरामीशियम अपने बॉडी से अलग होकर 2 भागों में बढ़कर 2 संततियों को जन्म दे देते हैं। ठीक, 2 पैरामीशियम का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से इसमें अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा भी द्विविभाजन की प्रक्रिया होने लगता है। ठीक है, ये तो हो गया सरल द्विविभाजन। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुविखंडन विधि। बहुविखंडन उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे जिसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। अलैंगिक जनन की इस विधि में जनक के अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित होकर अनेक संततीय जीवों को जन्म देते हैं। जैसे कि अमीबा तथा प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन द्वारा जनन होने लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ अमीबा में क्या होता है, बहुविखंडन विधि के द्वारा इसमें जनन होने लगता है। जैसे कि अमीबा में बहुविखंडन, देखें अमीबा में बहुविखंडन विपरीत परिस्थितियों में आकर क्या करता है, इस प्रक्रिया के द्वारा चारों ओर एक क्या होता है, त्रिस्तरीय मोटी पुटी भित्ति का निर्माण करते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्ट वॉल का निर्माण करने लगते हैं। मतलब यहाँ बहुविखंडन विधि में देख सकते हैं, यहाँ ये अमीबा का चित्र है, ये क्या है, अमीबा का चित्र है। इसमें 3 स्तर दिए हैं, क्या का निर्माण होने लगता है, जब अनुकूलन परिस्थिति आता है तो अमीबा में सबसे बाहरी स्तर में निर्माण होने लगता है आपका 3 लेयर सिस्ट का निर्माण होता है, 1 2 और इस प्रकार से 3 प्रकार की 3 पुटी भित्ति के निर्माण होने लगते हैं।
और धीरे धीरे क्या होता है उसमें न्यूक्लियस, क्या जो न्यूक्लियस होता है अंदर में, ये जो छोटे छोटे डाट डाट दिख रहा है ये यहाँ, ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, ये न्यूक्लियस छोटे छोटे भागों में विभाजित होकर डाटर न्यूक्लियस के निर्माण करने लगते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है, अनुकूलन परिस्थितियाँ ऐसा आते हैं जिसमें क्या होते हैं, जिनमें बीजाणु अमीबा अनुकूलन परिस्थिति आने पर पुटिका भित्ति या शिष्ट वाल क्या होता है, फट जाता है। जो निर्माण हुआ रहता है कौन सा, पुटिका भित्ति के जो निर्माण हुआ रहता है वो एक समय अनुकूलन परिस्थिति आने पर फट जाता है और जितने भी न्यूक्लियस कई भागों में बटे रहते हैं, छोटे छोटे भागों में बटे रहते हैं, धीरे धीरे क्या होता है छोटे छोटे डाटर अमीबा का निर्माण करके बहुत सारे क्या होते हैं अमीबा का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार इसमें क्या होता है, बहुविखंडन विधि के द्वारा क्या होता है, एक अमीबा से बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा का निर्माण अपने बॉडी से कर लेते हैं। तो इस प्रकार अलैंगिक जनन में क्या होता है, जिसमें इस प्रकार से बहुविखंडन विधि के द्वारा, इसमें विखंडन विधि के द्वारा हम दो पढ़े हैं, सरल द्विविभाजन और बहुविखंडन विधि के बारे में पढ़े हैं। अगला हम देखेंगे, इसमें अगला हम पढ़ने वाले हैं मुकुलन विधि। दूसरा है इसमें हम पढ़ने वाले हैं मुकुलन विधि, जो अलैंगिक जनन की दूसरा विधि कौन सा है, मुकुलन विधि। ठीक है, हम इसमें देखेंगे मुकुलन, जिसको क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार का विभाजन ईस्ट, हाइड्रा, स्पंज, साइकन में पाया जाता है। ठीक है, जो मुकुलन विधि के द्वारा जीव जन्म लेते हैं तो कौन कौन से जीव में पाया जाता है, ईस्ट, हाइड्रा, स्पंज या इसको साइकन भी कहा जाता है में पाया जाता है। ठीक है, मुकुलन में क्या होता है, जनक कोशिका में बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, मुकुलन या बट कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसको चित्र के द्वारा समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये क्या है आपका, ये आपका हाइड्रा का चित्र है। ठीक है, ये आपका हाइड्रा का चित्र है, जिसके अंतर्गत क्या है, एक पेरेंट्स जो हाइड्रा होता है, जो जनक होता है। ठीक है, जनक के अंदर में एक छोटी रचनाएं होती हैं, जो छोटी एक कलिका के रूप में, देखो उभार के रूप में निकला हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है, जो जनक के अंदर में जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो सूत्री विभाजन करने लगता है। अब सूत्री विभाजन के द्वारा धीरे धीरे वो क्या ग्रोथ करने लगता है, आज एक छोटे से बर्ड या कलिका के रूप में निकलने लगता है। और वही बर्ड या कलिका क्या होता है, धीरे धीरे अंदर में समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका का विभाजन करते करते बॉडी में अलग होने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, ये ग्रो करने लगते हैं। और ग्रो करने के बाद में क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि अपने बॉडी पार्ट से अलग होकर क्या होता है, एक नया हाइड्रा का निर्माण इस प्रकार से कर लेता है। ठीक है, तो ये मुकुलन विधि के द्वारा होता है, जिसमें क्या होता है, एक हाइड्रा में क्या होता है, एक बर्ड से कलिका निकलता है, धीरे धीरे क्या होता है, अपने पेरेंट्स से भोजन प्राप्त करता है और धीरे धीरे वही बर्ड्स कलिका ग्रो करने लगता है। ग्रो करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि अपने बॉडी पार्ट से वो क्या उसको अलग कर देते हैं और अपने बॉडी पार्ट से अलग होने के बाद जो एक नए शिशु होते हैं, नया हाइड्रा का निर्माण इस प्रकार से हो जाता है। ये है आपका मुकुलन विधि के द्वारा, जिसमें हाइड्रा में हम देखे हैं। ठीक है, अगला है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में देखेंगे तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्पोरुलेशन। बीजाणु एक कोशिकीय, इसके अंतर्गत देखेंगे बीजाणु एक कोशिकीय क्या होता है, पतली भित्ति वाली अगुणित अलैंगिक जननकाय होता है। ठीक है, अगुणित जननकाय जो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, जो जीवाणु, कवक, शैवाल, ये जो ब्रायोफाइटस होता है या टेरिडोफाइटस होते हैं, इनमें अनुकूलन परिस्थितियों में बीजाणु जनन का निर्माण होने लगता है। ठीक है, बीजाणु क्या होता है, प्रकीर्णन के द्वारा दूर दूर तक फैलते हैं
और अनुकूलन स्थान पर क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। मतलब ये जो बीजाणु होते हैं एक कोशिकीय पतली भित्ति वाले अगुणित अलैंगिक जननकाय होते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर क्या होते हैं, जीवाणु के शरीर में कवक या शैवाल या ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा के जीवों में क्या होता है, इस प्रकार के बीजाणु का निर्माण होता है। और एक विशेष परिस्थिति में क्या होता है, वो बीजाणु क्या होता है, उनसे दूर दूर तक बॉडी पार्ट से निकलकर दूर दूर तक फैल जाते हैं और अनुकूलन परिस्थिति में आने पर क्या होता है, एक नए जीव को जन्म दे देते हैं। ठीक है, तो बीजाणु जनन के अंतर्गत बहुत सारे जीव आते हैं, जैसे कि चल बीजाणु। चल बीजाणु जिसको जूस्पोर कहा जाता है, ये क्या होता है, चल बीजाणु ये कशाभिकीय होते हैं, फ्लैजेलेटेड होते हैं। क्या होते हैं, फ्लैजेलेटेड होते हैं। जैसे कि हम चल बीजाणु देखेंगे तो चल बीजाणु क्या है, अनुकूलन परिस्थिति में जैसे कि यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, क्लाइडोमोनास आदि में क्या होता है, चल बीजाणु का निर्माण करते हैं। इतने भी जीव जंतु हैं, कौन कौन से, आपका यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, क्लाइडोमोनास, ये जीव एक चल बीजाणु का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, कशाभिका पाए जाते हैं। देख सकते हैं फ्लैजिला पाए जाते हैं, पूछ जैसे लंबे रेसे रेसे दिख रहे हैं, ये फ्लैजिला है, कशाभिका है, जिसके द्वारा क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या मूवमेंट करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है और अनुकूलन परिस्थितियां आने पर क्या होता है, वो बीजाणु अंकुरित होकर नए जीव को जन्म दे देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका चल बीजाणु। चल बीजाणु में क्या पाया जाता है, कशाभिका पाया जाता है, फ्लैजिलेटेड पाए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगला देखेंगे हम, दूसरा है इसी में अचल बीजाणु। ठीक है, वो तो चल बीजाणु था, इसी प्रकार दूसरा देखेंगे अचल बीजाणु, जिसको प्लान बोलते हैं। ये बीजाणु अचल होते हैं। अचल होते हैं मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकता, एक स्थान से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या नहीं पाया जाता है, इनमें कशाभिका या फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका निर्माण कहाँ पर होता है, म्यूकर में, राइजोपस तथा यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा में होता है, जो अनुकूलन परिस्थिति आने पर नए जीव को जन्म दे देता है। मतलब ये जीव एक विशेष परिस्थिति में म्यूकर, राइजोपस, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा के शरीर में अचल बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें किसी प्रकार के बीजाणु नहीं पाया जाता है और क्या अनुकूलन परिस्थिति आने पर यही बीजाणु अंकुरित होकर क्या होता है, एक नए शिशु को जन्म दे देता है। ठीक है, ये है अचल बीजाणु। इसी के अंतर्गत देखेंगे अगला है एंडोस्पोर। ठीक है, अगला है इसी के अंतर्गत एंडोस्पोर। एंडोस्पोर का निर्माण जीवाणु व नीले हरे शैवाल में प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जो कि अनुकूलन परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए जीव को जन्म देता है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं सब में अलैंगिक जनन क्या हो रहा है, अपने ही बॉडी पार्ट से क्या होता है, अलग होकर नए जीव को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एंडोस्पोर में भी अनुकूलन परिस्थिति या विशेष परिस्थिति में आकर क्या होते हैं, अंकुरित होकर नए जीव को जन्म देने लगते हैं। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं इसी के अंतर्गत कोनिडिया के बारे में। कोनिडिया पेनिसिलियम स्पर्जिलस के कवक सूत्र के अग्रभाग कोनिडोफोर का निर्माण करते हैं, जिन पर एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय कोनिडिया विकसित होने लगता है। ठीक है, अन्यत्र बीजाणु के बारे में आपको कक्षा 11वीं में कवक के वर्गीकरण बताया गया है, जो हम कोनिडिया के बारे में देखेंगे। कोनिडिया में क्या होता है देख सकते हैं, कोनिडिया में देखेंगे तो कोनिडिया क्या करता है, इसमें जो कोनिडिया जितने भी देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे कोनिडिया का निर्माण होने लगता है और यही कोनिडिया क्या है, अंकुर धीरे धीरे परिपक्व हो जाता है, तो क्या है, कोनिडिया फट जाता है और फटने के बाद अलग अलग जगहों पर क्या होता है, छोटे छोटे कोनिडिया के निर्माण जो बीजाणु होते हैं वो गिर जाते हैं और नए जितने भी जो कोनिडिया रहते हैं वो सब नए शिशु के रूप में फिर से कोनिडिया का निर्माण इस प्रकार से कर जाते हैं। ठीक है,
अगला है कलिका, जिसको गेम्यूल बोलते हैं। कलिका गेम्यूल कभी कभी पौधों की पत्तियों और तने के अग्रभाग पर, पौधों की पत्तियों या इस प्रकार से पौधे के क्या होता है, पौधों की पत्तियों की अग्रभाग पर या तने के अग्रभाग पर देखेंगे तो छोटे छोटे क्या निकल आते हैं, गेमूल या कलिका निकल आते हैं, छोटे से कलिका। तो प्रत्येक कलिका मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देती है। जैसे कि आप देखे होंगे पत्थर चट्टा देखे होंगे, जिसमें जितने भी खांच रहते हैं वहाँ से छोटे छोटे इस प्रकार से क्या निकल लेते हैं, कलिका निकल आता है, और वहाँ से फिर एक अलग अलग छोटे छोटे पौधे वहाँ काट कर उसको अलग अलग पौधे के रूप में उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर उदाहरण देंगे फ्यूनेरिया और जंतु स्पंज में इस प्रकार से कलिका गेम्यूल के द्वारा जीव को जन्म देते हैं। ठीक है, अब आता है आपका खंडी भवन। खंडी भवन में क्या है, देखो इसमें खंडी भवन में फ्रेगमेंटेशन, इस प्रक्रिया में जनक जंतु का शरीर 2 या अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक खंड पुनरुद्भव द्वारा संतति का निर्माण करने लगते हैं। जैसे कि स्पायरोगैरा, इलेक्ट्रिक्स, मार्केंसिया आदि देखेंगे। तो इसमें अगर स्पायरोगैरा के अगर जीव को देखेंगे तो स्पायरोगैरा के जीव है, देखो इसको हम जितने भागों में बांट दें, एक जीव है जिसको जितने भागों में बांट दें उतने टुकड़े में टूटने के बाद में वो उतने ही नए नए स्पायरोगैरा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, नए स्पायरोगैरा का निर्माण हो जाता है, मतलब पुनरुद्भवन। स्पायरोगैरा, इलेक्ट्रिस, मार्केंसिया जितने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, जितने उसको इस प्रकार से उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे, उतने ही नए नए जीव का निर्माण क्या होता है, होने लगता है उसका। ठीक है, पुनरुद्भवन मतलब जितने टुकड़ों में बांटेंगे उतने ही नए शिशु को जन्म होता है। ठीक है, ये है खंडी भवन के अंतर्गत इसके आते हैं। अगला है आपका लास्ट, आप इसमें देखेंगे पुनरुद्भवन, जिसको